नमस्कार। आप सब अपने मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर चुनकर आए हैं। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की आपसे यह उम्मीद होगी कि आप कंपनी को उसके मूल्यों पर चलाते हुए उसे निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। साथ ही कंपनी आप सबों के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती रहेगी। किसी भी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता दो प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करती है। एक तो आप सब यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव। बोर्ड जहां कंपनी से जुड़ी सभी नीतियों को बनाता है, वहीं चीफ एग्जीक्यूटिव उन नीतियों के आधार पर कंपनी को सही ढंग से चलाने के सभी निर्णय लेता है। आइए हम कंपनी को सही तरीके से चलाने में बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियों को सिलसिलेवार ढंग से देखते और समझते हैं। एक, बोर्ड कंपनी के सदस्यों और कंपनी के बीच की संपर्क कड़ी है, जो हर हालत में कंपनी में सदस्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। दो, बोर्ड कंपनी के शुरू होने के साथ ही इसके मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि निश्चित करता है और कंपनी उन्हीं के अनुरूप चले, इसे सुनिश्चित करता है। तीन, बोर्ड कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कंपनी की नीतियां बनाता है, जिनके आधार पर चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा कंपनी को चलाने के सभी निर्णय लिए जाते हैं। इन नीतियों को लिखित रूप में अपनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाना भी बोर्ड की जिम्मेवारी है। चार, बोर्ड कंपनी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति करता है और कंपनी के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के कार्यों की लगातार समीक्षा करता है। पांच, बोर्ड कंपनी के भविष्य की योजना बनाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी इन योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करे। आइए हम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग में लिए चलते हैं, जहां आप समझेंगे कि बोर्ड को कंपनी में अपनी भूमिका कैसे निभानी चाहिए। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह बोर्ड को कंपनी के रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप किए बिना केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव सभी निर्णय कंपनी के लिए बनाई नीतियों के आधार पर ही लें। आज की बोर्ड मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। कोरम पूरा है, अतः मीटिंग शुरू करें। आज का पहला एजेंडा है पिछली बोर्ड बैठक के फैसलों की मिनट जो पृष्ठ 3 और 4 पर लगी है, उसकी पुष्टि। पिछली बोर्ड बैठक के फैसलों की आप सबों ने मिनट्स ठीक से पढ़ लिया होगा, तो आप सबों को स्वीकार है? जी। अगला एजेंडा। अगला एजेंडा नंबर 2 पिछली बोर्ड मीटिंग के फैसलों पर किए गए कार्यवाही की जानकारी है, जो पृष्ठ 5 और 6 पर लगे हैं। पहला, तरल नाइट्रोजन कंटेनर की खरीद 2019-20 का रेजोल्यूशन संख्या 45/5/2 नाइट्रोजन कंटेनर की खरीद पूरी हो चुकी है। दूसरा, नए मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट जारी करना 2019-20 का रेजोल्यूशन संख्या 45/5/3 शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। इस पर किसी को कुछ नहीं कहना है? अध्यक्ष महोदया, 17A के कुछ सदस्यों को अभी तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये सूचना मुझे भी 15 दिन पूर्व ही मिली थी कि रूट 17A के कुछ सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला है और वो सर्टिफिकेट हमारे दफ्तर में वापस आ गए थे। तब हमने ये सुनिश्चित किया था कि जिन 23 सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, पिछले सप्ताह उन्हें ये शेयर सर्टिफिकेट पहुंचा दिए गए। और आज की तारीख में मैं बोर्ड को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदया, मेरी जानकारी भी कुछ 15 दिन पुरानी है। अब तो आपको कोई संशय नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। पिछली तिमाही तक की कंपनी के भौतिक एवं आर्थिक प्रगति की समीक्षा चीफ एग्जीक्यूटिव साहब
प्रस्तुत करना चाहते हैं। पिछली तिमाही के लिए कंपनी की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट एनेक्सर 2 में 8 से 12 पृष्ठ पर दी गई है। इसके मुख्य बिंदुओं को मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम कंपनी की भौतिक स्थिति की समीक्षा करते हैं। कंपनी ने अपने भौतिक स्थिति में काफी अच्छी प्रगति की है। आपको जानकर खुशी होगी, वर्तमान समय में हमारी एमपीपी की संख्या 336 है, जो कि पिछले तिमाही में मात्र 310 थी। 26 नए गांव में एमपीपी हम लोगों ने खोले हैं। ऐसी ही बढ़ोतरी हमें सदस्यों की संख्या में भी देखने को मिली है। इस तिमाही में तो हमने अपने सभी भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब फाइनेंशियल स्थिति की रिपोर्ट दें। इस तिमाही में हमारी आमदनी में बजट की तुलना में 5% की कमी आई है। जैसा कि आपने बताया और रिपोर्ट में भी नजर आ रहा है कि दूध की मात्रा तो बजट के अनुसार ही है, पर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, करीब प्रतिदिन 5000 लीटर दूध की मात्रा अधिक हो रही है। उसके बाद भी हमारी आमदनी इतनी कम क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो चिंता की बात है। जैसा आप जानती हैं कि जाड़े के दिनों में दूध का भाव गिर जाता है और बजट में भी इसका प्रावधान था, पर इस बार दूध की कीमत कुछ ज़्यादा ही गिर गई। इसलिए अभी बीते तिमाही में आमदनी में बजट की तुलना में कमी आ गई है। और मैं देख रही हूँ कि पिछली तिमाही की तुलना में खर्च भी काफ़ी बढ़ा है। इसकी वजह? इस तिमाही के ज़्यादातर खर्चे हमारी बजट के अनुसार ही हैं, लेकिन हमारे 2 खर्चे जरूर बढ़े हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। आप जानते हैं कि डीजल का भाव काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ गया है। खर्च बढ़ने की दूसरी वजह यह है कि हमने अपनी कंपनी के कार्य क्षेत्र का विस्तार नए जिलों में भी किया है। पहले हमने सोचा था कि नए जिलों में काम हम अपने मौजूदा कर्मचारियों और अधिकारियों से इस तिमाही में करवा लेंगे, लेकिन हमारा यह नया एरिया बहुत बड़ा है और दूरी के कारण सही ढंग से कामकाज की देखरेख भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए कुछ नए लोगों की नियुक्तियां करनी पड़ी थी। इसी कारण वेतन के मद में हमारे खर्च में वृद्धि हुई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाली तिमाही में हम इसकी भरपाई कर लेंगे, क्योंकि आने वाली तिमाही में नए मिल्क पुलिंग पॉइंट के कारण दूध की मात्रा काफी बढ़ने वाली है और साल के अंत में हमारी आमदनी में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। तो ये बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियों को समझने के लिए एक आदर्श स्थिति है, जहां एक और चीफ एग्जीक्यूटिव ने पिछली तिमाही तक कंपनी की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखी। वहीं दूसरी ओर बोर्ड के सदस्यों ने हर जरूरी सवाल किए और उस पर चर्चा की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी के सभी जरूरी मुद्दों पर बोर्ड की नजर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी बोर्ड के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी जिम्मेदारी के साथ दिए और बोर्ड को वस्तुगत स्थिति से अवगत करवाया। पर यहां जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो कोई तकनीकी विषय नहीं है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन जानकारियों पर हर जरूरी प्रश्न पूछे। लेकिन कई बार बोर्ड में ऐसे प्रस्ताव भी आते हैं जिसकी उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं होती। तब यह सवाल आता है कि उन मामलों में बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप किस आधार पर निर्णय लेंगे, विशेषकर तब जब आप ये जानते हैं कि बोर्ड के हर एक निर्णय के लिए आप सभी कानूनी तौर पर जिम्मेदार हैं। हमारा दुग्ध संग्रहण काफी बढ़ गया है, इसलिए हमें अपना एक नया चिलिंग सेंटर बनाना है। मेरे हिसाब से आदर्श नगर में इसे बनाया जा सकता है। अपना चिलिंग सेंटर होने से कंपनी को बहुत फायदे होंगे। एक तो संग्रहित दूध जल्द से जल्द चिलिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा, दूसरा पूरे सिस्टम पर हमारा नियंत्रण रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। देखिए, तकनीकी विषय पर तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप ही तय कीजिए। इस मुद्दे पर किस आधार पर फैसला लेना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब सही कह रहे हैं। चिलिंग सेंटर बनने से अपनी कंपनी की एक संपत्ति भी बन जाएगी। आदर्श नगर में हमारे परिचितों की कुछ ज़मीन रखी है। चिलिंग सेंटर बनाने के लिए आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं। हमारे गांव के कुछ लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। कुछ नहीं तो हम लोगों को भी उठने बैठने की जगह मिल जाएगी। मैं तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ। आप कौन कौन सहमत है इससे? यहां आपने देखा, तकनीकी जानकारी के अभाव में चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा
चिलिंग सेंटर बनाने के लिए रखा गया प्रस्ताव बिना चर्चा किए पारित हो गया। कुछ लोगों को इसमें अपना व्यक्तिगत फायदा भी दिखने लगा, तो कुछ इसे अपनी समझ के बाहर का मुद्दा मानते हुए इस मीटिंग से दूर किसी और ही मुद्दे पर चर्चा करते रहे। पर क्या यह जरूरी है कि बोर्ड के हर सदस्य के पास दूध व्यापार और प्रोड्यूसर कंपनी जैसी बड़ी संस्थान को चलाने के लिए सभी तकनीकी मामलों की जानकारी हो? यदि नहीं, तो फिर प्रश्न यह है कि ऐसे मामले में बोर्ड क्या करे? बिना बात को समझे और बिना गंभीर चर्चा किए अपना अनुमोदन दे दे? चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कहे उस पर बिना सोचे समझे हामी भर दे? अब देखते हैं ऐसी ही परिस्थितियों में एक आदर्श बोर्ड क्या करता है। हमारा दुग्ध संग्रहण काफी बढ़ गया है, इसलिए हमें अपना एक नया चिलिंग सेंटर बनाना है। मेरे हिसाब से आदर्श नगर में इसे बनाया जा सकता है। अपना चिलिंग सेंटर होने से कंपनी को बहुत फायदे होंगे। एक तो संग्रहित दूध जल्द से जल्द चिलिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा, दूसरा पूरे सिस्टम पर हमारा नियंत्रण रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। चिलिंग सेंटर बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी होगी, नई मशीनें भी लेनी होगी और लोगों की नई नियुक्तियां भी करनी होगी। ये एक बड़ी लागत है। क्या आपने इसके लिए कोई फाइनेंशियल स्टडी की है? आपके आकलन से कितना खर्च आएगा? हमने कोई फाइनेंशियल स्टडी तो कराई नहीं है, पर जमीन की लागत के साथ करीब 1.5 करोड़ लग जाना चाहिए। मेरा सवाल है कि हमें इतना खर्चा करना ही क्यों है? क्या आसपास कोई चिलिंग सेंटर नहीं है जिसे हम थर्ड पार्टी की तरह इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल, बाकी जगहों में भी हम चिलिंग सेंटर का थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कई थर्ड पार्टी चिलिंग सेंटर बनाने को तैयार हैं। कंपनी उनकी सेवाएं ले सकती है। मुझे लगता है कि ये चिलिंग सेंटर लगाना जरूरी है। थर्ड पार्टी के सहारे बैठना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारा दुग्ध संग्रहण काफ़ी बढ़ गया है और हमारे पास रिजर्व फंड में पैसे भी हैं, इसलिए मैं चिलिंग सेंटर का प्रस्ताव रख रहा हूँ। इस पर हमारे एक्सपर्ट डायरेक्टर आनंद जी की क्या राय है? देखिए, कंपनी की नीति है कि 50 लाख से ज़्यादा कैपिटल निवेश के लिए एक विस्तृत टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि बोर्ड कोई फैसला ले सके। अगर कंपनी का फाइनेंशियल हेड इस रिपोर्ट को बनाने में सक्षम नहीं है तो हम बाहर से भी किसी की मदद लेकर ये रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इस रिपोर्ट से ये पता लगाने के लिए सुविधा होगी कि क्या पहले से ही कोई चिलिंग प्लांट चिलिंग सेंटर उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध, या कोई और थर्ड पार्टी ये चिलिंग सेंटर लगाने के लिए निवेश करने को तैयार है। तो ठीक है, आप ये रिपोर्ट बनवा लीजिए। अध्यक्ष महोदया, मैं फाइनेंस मैनेजर से रिपोर्ट बनाने को कहता हूँ और अगली तिमाही की बैठक में आप सबके सामने ये रिपोर्ट रख दूंगा। तो ठीक है, आप सबों को मंजूर है तो अगले एजेंडे पे चले। यह संभव है कि बोर्ड के हर सदस्य को तकनीकी जानकारी न हो। ऐसे में कई बार चीफ एग्जीक्यूटिव कई गलत निर्णय या अपने फायदे के निर्णय बोर्ड से पारित करवा सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भले ही आपके पास तकनीकी जानकारी न हो, मगर आपको कंपनी के सभी मामलों में नीतियों और नियमों की जानकारी होनी जरूरी है, जिसका हवाला कंपनी के एक्सपर्ट डायरेक्टर ने दिया। लेकिन कई बार तकनीकी जानकारी होने के बावजूद हम सब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए भी किसी निर्णय में हामी भर देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा लिए गए ऐसे फैसलों से हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। सरल भाषा में समझने के लिए यह कह सकते हैं कि यह वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति अपनी कंपनी द्वारा दिए गए पद या शक्ति का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है और संभवतः इससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। हितों के टकराव को बेहतर जानने के लिए अब हम आपको फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लिए चलते हैं। एक बात मैं बोर्ड के सामने रखना चाहता हूं कि दूध कलेक्शन के लिए जिस ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ अनुबंध किया था उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। दूध कलेक्शन और उसे पहुंचाने में देरी हो रही है। कर्डिंग और खराब होने की घटना में इजाफा भी हुआ है।
वैसे इस कॉन्ट्रैक्टर का अनुबंध भी खत्म हो रहा है, हमें अब और कोई विकल्प देखना चाहिए। इस मामले में हमारी बोर्ड की सदस्य सुनीता देवी का एक अच्छा सुझाव आया है। उनके भतीजे ने एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की है, हम उनकी सेवा ले सकते हैं। देखिए, इसमें हमारी कंपनी का ही फायदा है। मेरे भतीजे ने अभी नई ट्रांसपोर्ट एजेंसी स्टार्ट करी है। उसकी गाड़ियाँ सभी नई और अच्छी कंडीशन में हैं। रेट भी अच्छा लग जाएगा, तो आप लोग खुद भी चलकर उसकी गाड़ियाँ देख सकते हैं। अब आपने कह दिया है तो बस। कहते हैं घर का आदमी अच्छा रहता है, उससे कंट्रोल भी रहता है। मुझे तो मंजूर है। तो सुनीता जी के भतीजे को ही फाइनल करते हैं। तो देखा आपने, निष्ठा, ईमानदारी, नियमों और नीति की जानकारी के अभाव में सीधे सीधे हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी परिस्थिति में एक आदर्श बोर्ड को क्या करना चाहिए? एक बात मैं बोर्ड के सामने रखना चाहता हूं कि दूध कलेक्शन के लिए जिस ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ अनुबंध किया था, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। दूध कलेक्शन और उसे पहुंचाने में देरी हो रही है। कर्डिंग और खराब होने की घटना में इजाफा भी हुआ है। वैसे इस कॉन्ट्रैक्टर का अनुबंध भी खत्म हो रहा है, हमें अब और कोई विकल्प देखना चाहिए। इस मामले में हमारी बोर्ड की सदस्य सुनीता देवी का एक अच्छा सुझाव आया है। उनके भतीजे ने एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की है, हम उनकी सेवा ले सकते हैं। देखिए, इसमें हमारी कंपनी का ही फायदा है। मेरे भतीजे ने अभी नई ट्रांसपोर्ट एजेंसी स्टार्ट करी है। उसकी गाड़ियाँ सभी नई और अच्छी कंडीशन में हैं। वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बोर्ड के सदस्य की सीधी भागीदारी नहीं हो सकती, लेकिन यह आपके भतीजे की कंपनी है, तो सीधे आपकी भागीदारी भले ही ना हो, पर व्यक्तिगत हित जरूर शामिल है। इसलिए नियमानुसार आपको इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए था। किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये तो हमारे विषय अधिकार में आता ही नहीं है। देखिए, इस तरह की सेवाओं के लिए हमारी नीति बनी हुई है। नीतियों के अनुसार चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को तय की गई प्रक्रिया के तहत कोटेशन मंगवाना होगा और इस संदर्भ में गठित समिति की अनुशंसा से ही निर्णय लेना होगा और इसकी सारी जिम्मेवारी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की है। उन्हें बोर्ड संबंधित नीति की समीक्षा के समय भी ये बताना होगा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर चयन में क्या सभी नीतियों का अनुपालन किया है और इस निर्णय से कंपनी के हितों से कोई समझौता तो नहीं है। जब इस तरह मामलों में हमारी नीति तैयार है, तो आप ऐसे मामलों को बोर्ड में लेकर क्यों आते हैं? बोर्ड गुमराह होता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस उदाहरण से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड के सदस्यों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। बोर्ड द्वारा तय की गई नीतियों के आधार पर ही चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के सारे निर्णय लेता है। इन निर्णयों की समीक्षा बोर्ड समय समय पर बनाई गई नीतियों के मापदंड पर करता है और इस तरह बोर्ड कंपनी के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखता है। ध्यान रहे, बोर्ड को चीफ एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करना है। यह चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि वो बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम और नीतियों पर चले। अगर बोर्ड ही प्रत्यक्ष रूप से सारे निर्णय लेने लगेगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव की सारी जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर आ जाएगी, जो उचित नहीं है। बोर्ड को भी यह ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर कंपनी के हितों को रखे और चीफ एग्जीक्यूटिव के काम की समीक्षा करे और उसकी जवाबदेही तय करे। बोर्ड अपनी नीतियों की समीक्षा 3 तरह से करता है। पहला, चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा लिखित रिपोर्ट। किसी भी नीति की समीक्षा के लिए बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव से उस संदर्भ में लिए गए निर्णयों पर लिखित रिपोर्ट की अपेक्षा रखता है। दूसरा, बाहरी रिपोर्ट। कुछ नीतियों के मद में बोर्ड समीक्षा के लिए किसी बाहरी संस्था या व्यक्ति की रिपोर्ट को उपयोग में लाता है, जैसे कि आर्थिक मामलों में ऑडिटर्स रिपोर्ट या फिर कुछ मामलों में बाहरी सलाहकार यानी एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट, क्योंकि बोर्ड के पास हर मामले के मूल्यांकन की दक्षता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वो किसी विशेषज्ञ की मदद लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तीसरा, सीधी निगरानी या डायरेक्ट मॉनिटरिंग।
सीधी निगरानी का अर्थ होता है जो भी निर्णय कंपनी द्वारा लिए गए हैं, बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से उसका निरीक्षण करता है या बोर्ड मीटिंग में सीधी जानकारी मांगता है। हालांकि इस तरीके का इस्तेमाल कम ही होता है क्योंकि बोर्ड के पास न तो समय होता है और न ही तकनीकी विषयों में दक्षता। आइए एक बार हम फिर से बोर्ड और डायरेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारियों पर नजर डालते हैं। 1. बोर्ड कंपनी के सदस्यों और कंपनी के बीच की संपर्क कड़ी है जो हर हालत में कंपनी के सदस्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। 2. बोर्ड कंपनी के शुरू होने के साथ ही इसके मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि निश्चित करता है और कंपनी उन्हीं के अनुरूप चले, इसे सुनिश्चित करता है। 3. बोर्ड कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कंपनी की नीतियां बनाता है जिनके आधार पर चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा कंपनी को चलाने के सभी निर्णय लिए जाते हैं। इन नीतियों को लिखित रूप में अपनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाना भी बोर्ड की जिम्मेवारी है। 4. बोर्ड कंपनी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति करता है और कंपनी के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के कार्यों की लगातार समीक्षा करता है। 5. बोर्ड कंपनी के भविष्य की योजना बनाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी इन योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करे। यह हो सकता है कि बोर्ड के पास हर निर्णय लेने का ना तो समय हो और ना ही दक्षता। इसलिए बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वो जो भी निर्णय लें उसमें कंपनी के मूल्यों का पालन सुनिश्चित करें ताकि एक सफल, सशक्त और पारदर्शी संस्था बनाई जा सके और कंपनी हमेशा प्रगति की राह पर आगे बढ़ती रहे। नमस्कार।